खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर हो आप सबको। सुबह के 8:37 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज की सलाम जेके की नशरियात में पूरी नज़र हमारी सियासत पर रहेगी, क्योंकि नज़र सियासत पर रखना इसलिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि रियासत के इंतखाबात सज रहे हैं, चल रहे हैं और बहुत जल्द पहले मरहले के तहत इंतखाबी दंगल सजेगा। लोग बाहर आएंगे, वोट डालेंगे और अपने मुंतखबा जो नामजद उम्मीदवार हैं उनमें से किसी को भी मुंतखब करेंगे। इसी तरीके से दूसरे मरहले के तहत जहाँ श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल के अंदर बड़े पैमाने पर, सूबा कश्मीर के अंदर और इस तरीके से सूबा जम्मू के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर कैंपेनिंग ज़ोरों पर है। और तीसरे मरहले पर कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख चली गई है। आज कागजात की जाँच होगी और इस तरीके से वो मरहला पहला मुकम्मल होगा जब कागजात दाखिल किए जाएंगे, वापस लिए जाएंगे और फिर इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक वोट्स भी डाले जाएंगे। इसलिए आज का दिन बड़ा अहम होगा। इसलिए हमारी नज़र नॉर्थ से लेकर साउथ और जम्मू की मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रहेंगी जहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल हो रही है। न सिर्फ सियासी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे बल्कि मुल्की और आलमी सतह पर किस तरीके से सियासत उभर रही है और क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र है। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी राब्ता साइटों पर भी, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistan.in पर, जहां खबर, तज्ज़िया और तबसरा हर पल हम आपके सामने रखते हैं। फिलहाल खबर क्या करते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ यानी पहले पड़ाव पर प्रोग्राम के आपको बताते हैं कि हिस्ट्री में आज के दिन क्या कुछ हो चुका है और अहम तरीन वाक़ात में चंद वाक़ात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथी आसिफ रशीद इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और इस प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं। आज आप सब जानते हैं इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक माह रबीउल अव्वल का एक और दिन जो कि हम सब के सामने गुजर रहा है, लेकिन अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक ये महीना या ये दिन, इस पर जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में, तो आज के दिन की ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक बात होती है। जुम्मतुल मुबारक है आज, और आज आप सब जानते हैं सितंबर की 13वीं तारीख साल 2024। कुछ अहम तरीन वाक़यात जो माजी में आज के दिन हुए हैं हिस्ट्री में आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले आज के दिन आपको बताएं कि 1948 में भारतीय फौज का ऑपरेशन पोलो उस वक्त शुरू हुआ जब हैदराबाद के अंदर हिंदुस्तानी फौज ने चढ़ाई की और यहाँ 1300 से ज़्यादा रजाकार और उनके साथी 1948 में आज के दिन मारे गए। 1882 में एंग्लो मिस्री जंग तिल कबीर लड़ी गई। आज ही के दिन शुरुआत इस जंग की हुई। साल 1914 पहली आलमी जंग फ्रांस और जर्मनी के दरमियान लड़ी गई। ये पहला मौका था जब दो आलमी ताकतें आमने सामने आई हों। 2008 में दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाकों में 30 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, 130 अफराद जख्मी हुए और इस वाक़े की आज बरसी है। मुल्क भर के अंदर आज के दिन तकरीबात होती हैं। 1922 में स्पेन में फौजी तख्ता पलटा और ट्रेड यूनियंस पर 10 साल की पाबंदी का ऐलान हुकूमती सतह पर कर दिया। तो स्पेन के अंदर जो फौजी बगावत आज के दिन हुई थी या जो तख्ता पलटा, उसके आज 102 बरस मुकम्मल हो गए हैं। साल 1929 दिन आज का लाहौर पाकिस्तान की जेल में, उस वक्त चूंकि एक ही मुल्क था और जेल में भूख हड़ताल के 63 दिनों के बाद मशहूर इनकलाबी जतिन दास का इंतकाल हुआ। आज उनकी बरसी है। अंग्रेजों के साथ कई बरसों तक उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी की। साल 1971 वर्ल्ड हॉकी एसोसिएशन की तश्कील अमल में आई। WHA आज के दिन बनी। 1997 में आज से 27 बरस कबल कलकत्ता के अंदर मदर टेरेसा की आखिरी रसूमात आज के दिन अदा की गई। 2002 में इसराइल ने फ़लस्तीन पर 16 महीनों की तवील जंगबंदी के बाद गजा पट्टी पर दोबारा हमले शुरू कर दिए और पहले ही हमले में आज के दिन 167 लोग मारे गए। 2009 में चांद पर बर्फ तलाश करने का इसरो और नासा का जो मिशन था वो नाकाम साबित हुआ। ऑफिशियल कंफर्मेशन 2009 सितंबर की 13 तारीख को आज के दिन जाकर हुई। इसके अलावा 1977 में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि लाहौर हाई कोर्ट से कसूरी कत्ल केस में जमानत पर रिहा हुए, फांसी उनको इसके बाद दी गई, लेकिन ये आखिरी केस था जिसमें उनको जमानत तो मिली लेकिन राहत मुकम्मल तौर पर या जिंदगी भर के लिए नहीं। इसके बाद उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। 1788 में न्यूयॉर्क शहर अमेरिका की पहली राजधानी बनी, पहला दारुल खिलाफा बना।
ये बात अलग है कि बाद में जाकर तब्दीली करनी पड़ी और वॉशिंगटन को अमेरिका का दारुल खिलाफा बनाना पड़ा। तो 1788 में फर्स्ट नेशनल कैपिटल न्यूयॉर्क अमेरिका की बनाई गई। हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें, अहम तरीन वाकयात, कम वक्त में मालूमात ज्यादा हों, ये हमारी कोशिश रहती है। इस प्रोग्राम में मजीद बातें हैं, मजीद खबरें हैं, तज्जिया और तबसरा होगा। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, ये सारा सिलसिला हम देखेंगे इस प्रोग्राम में। आइंदा 1.5 घंटे तक आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन शुरुआत चूंकि खबर की करनी है और सबसे पहले बात होगी भारत और चीन की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक ऐसी सरहद या एक ऐसा इलाका जो भारत और चीन के दरमियान गुज़श्ता 3 बरसों, वैसे तो एक तवील मुद्दत से दोनों के दरमियान तातुल रहा है, लेकिन 4 बरसों में ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सके। और नतीजा ये कि दोनों तरफ से फौजी सतह पर भी, सफारती सतह पर ताल्लुकात कायम करने की या बेहतरी की कोशिशें हुई हैं। दिल्ली और बीजिंग ने कोशिशें की। लद्दाख के अंदर बैक टू बैक डायलॉग्स हुए, फौजी कमांडर्स दोनों तरफ से नुमाइंदगी करते रहे, लेकिन इन मुलाकातों और इन मुशावरतों के बावजूद भी कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन एक और बयान के जरिए मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि जो डेलिब्रेशंस या जो अब तक मुज़ाकरात होते रहे उसमें पेशरफ्त यह है कि 70% से ज़्यादा मसाइल का हल इशफाक तलाशा गया है। बिल्कुल, जरा बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर वज़ीर ख़ारजा की, जिन्होंने जेनीवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी बात बताई है। और ये बात तो उन्होंने तब बताई है जब भारत और चीन की अफवाज मशरकी लद्दाख के अंदर आमने सामने, और उनका मानना है कि भारत चीन के दरमियान तातुल अगरचे बरकरार है, ताहम वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के बयान के मुताबिक 75% मामलात हल हो चुके हैं और आइंदा चंद मुलाकातों के बाद मजीद मसाइल का हल निकाला जा सकता है। ये बड़ा बयान डॉक्टर जयशंकर का जेनीवा से आया है, जहां पर उन्होंने इस बात का दावा किया कि 75% डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम जो है, जो चीन के साथ लगी हुई सरहदों पर है, वो लगभग हो चुकी है। और वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये तमाम चीज़ें तब हुई जब गलवान वादी के अंदर जून 2020 में चीनी अफवाज की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसका बरमला जवाब दिया गया। और उसके फौरन बाद आनन फानन में दोनों तरफ की अफवाजें आमने सामने रही, जो आज भी बरकरार है। ताहम मुज़ाकरात के दरवाजे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो, डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, वो लगातार जारी रहे, जिसका ये नतीजा हुआ कि तकरीबन 75% मामलात पर हमने पेशरफ्त की है और बाकी मामलात पर आगे भी बढ़ा जाएगा। ताहम जिस तरीके की मिलिट्री आमने सामने है मशरकी लद्दाख के अंदर, चीन के साथ ताल्लुकात को उस्तवार बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिशें भी की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा ने इन ख्यालात का इज़हार जेनीवा में एक थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जब उनसे यह पूछा गया कि भारत और चीन के बीच जारी कशीदगी की सूरत हाल इस वक्त क्या कुछ है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। So the issue for us is, why they have disturbed that peace and tranquility, why they moved those troops, and how do you now deal with this very close-up situation? So we've been negotiating now for close to 4 years, and the first step of that is what we call disengagement, which is that their troops go back to their normal operating bases and our troops go back to our normal operating bases, and where required we have an arrangement about patrolling, because both of us patrol regularly in that border, because as I said, it's not a legally delineated border. Those negotiations are going on. We made some progress. I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. We still have some things to do, but there's a bigger issue that, if both of us have brought forces close up, and in that sense, there's the level of militarization of the border has increased. How does one deal with it? I think we have to deal with it. But in the meanwhile, after the clash, it has affected actually the entirety of the relationship, because you can't have violence on the border and then say the rest of the relationship is insulated from it. So trade has got affected, and the exchanges have got affected. So it is not normal, I mean, to put it very politely. We hope that if there is a solution to the disengagement and there is a return to peace and tranquility, then we can look at other possibilities. So that is the immediate issue. But I think there are larger issues in respect of India-China. We have long struggled with the trade issue. I've been ambassador in China, so I can tell you from my time there that we are talking 15 years ago.
that we feel that the economic relationship with China has been very unfair, it has been very imbalanced, that we don't have the market access there. They have much better market access in India. We have concerns today, again, this is autonomous of the border situation, in various areas, technology, in telecom, in digital, and डॉक्टर जयशंकर साहब, जम्मू कश्मीर समेत जो सरहदी इलाके हैं, लद्दाख की सरहदी इलाके हैं और मशरकी लद्दाख है, वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है, चीन के साथ किस तरीके के मामला बन रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, उस पर अपना तबादला ख्याल कर रहे थे और अपनी बात रखने की कोशिश करे। ताहम बड़ा बयान डॉक्टर जयशंकर का कि 75% मामला पर पेशरफ्त हो चुकी है। इधर रात देर गए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वज़ीर ख़ारिजा के बीच भी मुज़ाकरात हुए हैं, जिस पर मशरकी लद्दाख के मामलात और मुल्की सतह के दीगर मामलात पर चीन के साथ तबादला ख्याल किया गया और उस तबादला ख्याल के दौरान भी भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि सरहदों पर किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो ऑलरेडी सेट एग्रीमेंट चीन के साथ किए गए हैं उनकी पासदारी चीन को करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत होगी। अब बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा कौमी खबर पर भी आते हैं और ज़रा बात पहले जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात चल रहे हैं और इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी एजेंसियां भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। और ख़बर इस वक्त जनूबी कश्मीर कुलगाम से सामने आ रही है कि कुलगाम में जॉइंट ऑपरेशन किया गया है और उस जॉइंट ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों की तरफ से ज़ेर ज़मीन बनाई गई पनाहगाह का पता भी लगा है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यह दावा किया गया कि पोम्मई दिवसर का इलाका है जहां पर जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। 9 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस कुलगाम की तरफ से और एक हाइड आउट वहां पर दिखा, जो एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट आया था और उस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के बाद जब बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई तो उस कार्रवाई के दौरान ही इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ पर ज़ेर ज़मीन हथियार रखने की जगह थी। तस्वीर आपके सामने है, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन चलाया गया था लंकर पोमई जो दिवसर इलाका है कुलगाम के अंदर, वहां पर 9 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के तरफ से। और अभी तक जो इतलात है कि इस कमीनगाह से कुछ हथियार भी बरामद हुआ है, ताहम सरकारी तौर पर अभी मजीद तफसीलात आना बाकी है। तो बड़ी खबर कि ये ज़ेर ज़मीन हथियार रखने की जगह थी, जिसका खुलासा सिक्योरिटी एजेंसीज को हुआ और आज सुबह ये कार्रवाई हुई है। तलाशी कार्रवाई के दौरान उस मकाम पर पहुंचा गया जहां पर यह ज़ेर ज़मीन हथियार या छुपने की जगह बनाई गई थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कुलगाम दिवसर का इलाका, जहां पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की मुश्तरका कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के दौरान फिलहाल हथियार बरामद होने की खबर है, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होना बाकी है। चलते जी बढ़ते हैं जी एक और अहम खबर की और बात जरा एक और ऑपरेशन की करते हैं जो सुरनकोट से इस वक्त खबर सामने आ रही है। जम्मू के सुरनकोट इलाके से खबर सामने आ रही है कि वहां पर रात देर के जॉइंट नाका जो आर्मी, राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ की तरफ से लगाया गया था बाईपास के मुकाम पर, वहां पर एक मुश्तबह शख्स की गिरफ्तारी हुई है और इस मुश्तबह शख्स की गिरफ्तारी होने के बाद अब इसकी तस्दीक भी हो रही है कि इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इसकी शिनाख्त मोहम्मद शबीर वल्लद मोहम्मद फारूक दरियाला नौशहरा हुई है, जो लगातार पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के एक आदमी आज़म खान जो उनका हैंडलर था इलियास मुदीर, उनके राब्ते में था और सुरनकोट से एक कंसाइनमेंट, एक जो उनके लिए सामान आ रहा था उसको लेने के फिराक में था और एक ब्लू बैग जिसमें 3 हथगोले, 36 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं और कुछ मजीद चीज़ें भी इस शख्स से जो बरामद की गई है। ताहम अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने मजीद तहकीकात यहाँ पर शुरू कर दी है। फिलहाल सुरनकोट से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर।
तो दो बैक टू बैक बड़े ऑपरेशंस, मिलिटेंट मुआविन को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है, जो पाकिस्तानी हैंडलर के साथ राब्ते में था। हथियार बरामद हुए हैं, बैग पकड़ा गया है। सुरकोट पोठा बाईपास के करीब जो नाका लगाया गया, रात के वक्त में इसकी गिरफ्तारी हुई है और एक कमीनगाह को भी तबाह करने की बात इसी इलाके से कल सामने आई थी। दूसरी तरफ कुलगाम के अंदर भी एक ऑपरेशन चला, जो डिटेल्स आपके सामने हमने रखी हैं। जब सिक्योरिटी की बात हुई है तो आगे बढ़ते हैं और बात इंतखाबात के साथ सिक्योरिटी या सलामती सूरत हाल की भी करते हैं। आप सब जानते हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर पुलिस और सिविल इदारे इस वक्त अलग अलग मकामात पर काम कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस वो एरियाज जहां पर सबसे ज्यादा तवज्जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की या अथॉरिटीज की, इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी पर तवज्जो ज्यादा इस वक्त दी जा रही है। इस पर थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पुलिस की जानिब से और फौज की जानिब से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर हम मुसलसल आपको बता रहे हैं बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। इन मीटिंग्स में आगे का प्लान भी तरतीब दिया जा रहा है। पुलिस और फौज का एक मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल हुआ और इंतखाबात में दोनों खित्तों पर ब्रीफिंग ली गई है। जीओसी की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से श्रीनगर में मुलाकात हुई। जम्मू में टॉप ऑफिशियल्स का इजलास हुआ, जिसमें आप सब जानते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर जिम्मेदारी कई नए अफसरान को दी गई। उसके बाद ये पहला अपनी नौयत का बड़ा इजलास था। पुलिस की जानिब से, फौज की जानिब से दोनों खित्तों में जो अलग अलग मराहिल में असेंबली इलेक्शंस होने हैं, प्लान क्या है उसको भी डिस्कस किया गया है। और इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस व सिक्योरिटी नलिन प्रभात, जो कि जिनने टाइगर डिवीजन का भी दौरा किया और मुलाकातों का सिलसिला 7 से 8 घंटों तक चला। इधर जीओसी के टॉप जीओसी और उनके साथ बाकी आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान भी आइंदा असेंबली इंतखाबात को कैसे खुशउस्लूबी के साथ अंजाम दिया जा सके, ऐसे तरीके से चीजें चले, इस पर एक ब्रीफ डिस्कशन हुई है। और फौज की जानिब से, पुलिस की जानिब से इतलात के मुताबिक नलिन प्रभात को जम्मू के अंदर आर्मी हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी मंजरनामे पर जब तबादला ख्याल हो रहा था, तो उन अजला के अंदर जो इंतहाई हसास सिक्योरिटी के एतबार से माने जाते हैं, पावर प्रेजेंटेशन के जरिए अपना प्लान उनके सामने रखा है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा आप इंतखाबी दंगल की भी करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पहले मरहले के अंदर कैंपेनिंग शबाब पर है, दूसरे मरहले पर भी चल रही है और तीसरे मरहले की भी सूरत हाल जो है वो आज शाम तक लगभग क्लियर हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सन 1996 के तमाम रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां दिन के उजाले में कैंपेन हो रही थी, वहीं पर अब सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर रात भर कैंपेनिंग और घर घर जाने का सिलसिला भी जारी है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात दिलचस्प मोड़ में दाखिल हुए हैं। तवील मुद्दत के बाद शबाना रैलियां और जल्द से जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। घर घर जाकर उम्मीदवार मांग रहे हैं वोट। और ये याद रखिएगा, जब इस तरीके की सूरत हाल है तो माना जा रहा है मुबस्सिरीन के मुताबिक सन 1987 के बाद इस तरीके से मिडनाइट रैलियां देखने को मिल रही है। 87 के चुनाव के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर रैलियां मुनक्किद की जा रही है। घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं और रात देर गए तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रह रहा है। कैंडिडेट जो है वो लगातार घर घर जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं और सिक्योरिटी सिनेरियो जिस तरीके से बेहतर हो रहा है, उसके बीच अब ये सूरत हाल है कि वोटर और सपोर्टर ये दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों इस वक्त यकसा पेज पर है और कैंपेनिंग उरूज पर पूरी वादी के अंदर चल रही है। 1996 में याद रखिएगा, जब चुनावी दंगल सजा था तो सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को उठाना पड़ा था, क्योंकि बैक टू बैक कई हमले हुए थे, कई साबिक वज़रा मारे गए थे, मिनिस्टर्स मारे गए थे, लेकिन उसकी वजह से कैंपेन ट्रायल जो था वो धीमा पड़ रहा था। लेकिन अब तमाम सूरत-ए-हाल 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके की तब्दीली लॉ एंड ऑर्डर में आई है, उसका बरमला इजहार अब तमाम कैंपेन कर रहे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी कर रहे हैं। और सूरत-ए-हाल इस तरीके की बनी हुई है कि अब जो कैंपेन ट्रायल है वो बड़े जलसों के बजाय, बड़ी रैलियों के बजाय घर घर जाकर और इलाके में जाकर नुक्कड़ों में बैठकर मीटिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया है। एंटायर जम्मू और कश्मीर के अंदर सूरत हाल इस वक्त इसी तरीके की बन रही है और माना जा रहा है कि 1987 के बाद यह पहला मरहला है जब इतने बड़े पैमाने पर चुनावी दंगल सज चुका है। बंद हो गया, ये पैच है सारे
चलिए अपने नुमाइंदों का रुख जरा करते हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। इन दिनों जब इंतखाबी कैंपेन चल रही है, तशहीर चल रही है, तो आप सब जानते हैं कि अलग अलग मकामात से आपको मुसलसल अपडेट भी किया जाता रहा है। और यही वजह है कि जिन एरियाज़ के अंदर जहां पर शायद कुछ एक इलाके ऐसे हैं पहुंच पाना इंतहाई मुश्किल रहता है, उन एरियाज़ में पहुंचकर आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करने की कोशिश हमारे नुमाइंदों ने की है। हमारे साथ ज़हूर भट्ट शुमाली कश्मीर से ज्वाइन किए हैं, क्योंकि शुमाली कश्मीर की बात करना इसलिए ज़रूरी, तमाम लोग इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने हिसाब से कैंपेन चला रहे हैं। जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स भी मैदान में आ गए हैं। साउथ कश्मीर के अंदर भी जहां पर जमात इस्लामी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, DPAP, अपनी पार्टी, ये 4 ग्रुप्स आपको इस बार बाकी जमातों को काफ़ी दिलचस्प मुकाबले में ले जाते हुए नजर आएंगे। और सेंट्रल कश्मीर में भी इसी तरह की सूरत हाल, और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे। शुरुआत जरा आप ही से करेंगे फिदा हुसैन। साउथ कश्मीर के अंदर शुरुआत तमाम पार्टियां कर चुकी हैं, इंतखाबी जलसे, रैलियां, हर जगह लोगों की कसीर तादाद देखने को मिल रही है। मौजूदा वक्त में इन जलसों में बड़ी तादाद में लोगों का आना, रात के वक्त में कैंपेन्स होना, जलसे होना, कैंडल लाइट्स निकालना, क्या ये बदलते हालात की अक्कासी है और लोगों की दिलचस्पी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा, इंतखाबात में शायद पुरुमीद भी ज्यादा है? सबसे पहले आसिफ, मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको मानना चाहिए कि हाँ, हम 2024 में हैं और 2024 में जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बदल गए हैं। वो इसलिए क्योंकि रात के वक्त, रात के 12 बजे भी, रात के 1 बजे भी, 12:30 बजे भी हमें कहीं ना कहीं से ये इत्तला मिलती है कि किसी पार्टी का जो है बंद कमरे में, या तो फिर वो पैदल भी चले जाते हैं। तो लेकिन अब कारकुनान भी नहीं सोते हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि हाँ, हम मैदान में हैं, रैलियां कर सकते हैं। हाँ जी, हमें मतलब किसी चीज का खौफ और डर नहीं है किसी भी उम्मीदवार या किसी भी कारकुन के चेहरे पे। हम देखते हैं कि जब यहाँ पे हमने 2014 का भी यहाँ पे इलेक्शन देखा है, शायद 6 बजे या 5 बजे के बाद कोई भी उम्मीदवार जो है वो ये कोशिश नहीं करता था, और साथ ही साथ उनके जो कारकुनान है। लेकिन आज कारकुनान जो है, ना तो वो रात का खाना खाते हैं, ना तो वो उम्मीदवार को खाना खाने देता है, और साथ ही साथ ना तो उम्मीदवार अपने कारकुनों को और उस मोहल्ले के लोगों को सोने देता है। कहता है कि आप भी जागते रहो, हम भी जागते हैं, क्योंकि हमें तो नींद नहीं आती है। वो इसलिए क्योंकि हम उम्मीदवार हैं, अब चंद दिन रह गए हैं और हम और से और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर मालाएं डाली जाती है कि हाँ, अब ये कारकुन जो है ये हमारा बन गया है, ये दूसरी पार्टी से हुसैन, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम एंटायर साउथ की बात करते हैं तो पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शुपियान ये ऐसे अजला है जो हाइपर हॉट रहते थे। स्पेशली जब पुलवामा की बात करते थे तो हमने देखा था कि कैंपेन ट्रायल भी थोड़ा धीमा धीमा ही चलता था, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरीके की वेव चली इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उसका असर अब की बार क्या नजर आ रहा है ग्राउंड पर, एक तो ये। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, अनंतनाग की बात करते तो टाउन के अंदर हम देख रहे थे कि बहुत कम कैंपेनिंग होती थी, और पेरिफेरल जो बाहर वाले इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा कैंपेनिंग होती थी, मैसिव गैदरिंग्स हुआ करती थी। शुपियान आते आते सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील होती थी, लेकिन कुलगाम के अंदर जमहूरियत का जश्न बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। एक तरफ से तारिगामी होते थे, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हुआ करती थी, अब की बार और पार्टियां हैं मैदान में। तो क्या हम जो माने जो पिछली बार का टेन्योर था उसके मुकाबले में अब की बार, चूंकि जमात भी मैदान में है, बाइकआउट करने वाले लोग भी मैदान में है, जमहूरियत के जश्न पर यकीन न रखने वाले लोग जो रोकते थे लोगों को वो भी मैदान में है, तो ये पूरा निजाम जो है एक ही रंग में रंग चुका है, और यही वजह है कि खुलकर कैंपेनिंग हो रही है हर जगह पर। अगर हम पुलवामा का ही रुख करते हैं, फिर पुलवामा आते आते हम थोड़ा सा शोपियान भी चले जाते हैं, उसके बाद कुलगाम भी, जैसे आपने भी शुरुआत में कही है। लेकिन जब पुलवामा मेन में पहुंचते थे तो ऐसा लगता था, जब मैं इससे पहले की बात करूंगा, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इससे पहले की मैं बात करूंगा, लगता नहीं था कि यहाँ पे चुनावी माहौल है। और जब हम शुपियान पहुंचते थे तो उससे बेहतर हाल जो है वो वहां पर देखने को मिलता था। लेकिन आज पुलवामा पहुंचे आप, रैलियां, झंडे हर कई जगह पे आपको
दिखाई देंगे। जहां पे शोपियान आप पहुंचेंगे, वहां पे कुछ ही दिन पहले दंगल भी हुई दो पार्टियों के बीच में। काफी सालों के बाद वो खबर भी सुनने को मिली कि आखिरकार यहाँ पे यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, एक चैलेंज है पार्टियों के लिए आपस में। जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को चाहने वाले जो है वो नहीं चाहते हैं कि मेरी गली से कोई उम्मीदवार आना चाहिए, अगर मेरी गली से कोई आना चाहे वो वही उम्मीदवार होना चाहिए जिसको मैं चाहता हूं। आजकल आप सुनते हैं कि नकली शेरों वट ये डेरा, असली शेरा आ गया। ये असली शेर कौन है और नकली शेर कौन है, ऐसे ऐसे नारे जो है बड़खो वजीर आला, यानी कि हर कहीं से आजकल ये सुनने को मिल रहे हैं यानी चुनाव के रंग में पूरा साउथ जो है वो आ चुका है। लेकिन फटाफट जरा नॉर्थ की ओर भी चलते हैं, जहां पर कुछ इलाकों के अंदर कागजात नामजदगियां दाखिल हो चुकी हैं, कुछ इलाकों के अंदर बड़े जलसे भी हो रहे हैं। तो ज़हूर जरा अपडेट करें नॉर्थ की क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त, बांडीपोरा बारामूला की क्या किस तरीके से हम सूरत हाल को देखें। बांडीपोरा हमेशा हम देखते थे ब्रिस्क वोटिंग हुआ करती थी, लंबी लंबी लाइनें होती थी, लेकिन कैंपेन ट्रायल के दौरान काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी देखने को मिल रहा था। क्या उस तरीके का जो जज्बा और वलवला आज नॉर्थ के अंदर कहीं नजर आ रहा है? अगर बात करके नॉर्थ सेगमेंट के हवाले से लास्ट फेज इलेक्शन में वो कल जो जो नॉमिनेशन डेट था वो कल था, किसके लिए है आज पता चलेगा किसका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है और क्या रिजेक्ट, किसकी जो गलतियां है क्या रिजेक्ट है वो आज 3 बजे पता चला है। और अगर बांडीपुर जिले की बात करेंगे, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 50 उम्मीदवारों ने जो है अपने पर्चे नामजदगी जो है दाखिल किए हैं। और उसमें जो हमारा फॉलोइंग एरिया गुरेज है जहाँ 5 कैंडिडेट्स मैदान में है, और बांडीपोरा है जहाँ 24 कैंडिडेट्स मैदान में, और वो सोनावारी क्षेत्र है जहाँ 22 कैंडिडेट्स मैदान में है। तो कुल मिला के आज 3 बजे पता चलेगा। अगर हम कैंपेनिंग की बात करेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया जा रहा है। जो लीडर साहब हैं आज इस बार जो है 10 साल के बाद जो यूनियन टेरिटरी में आज इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर की, मैं जो 2014 के बाद आज 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं, तो आज पता चल रहा है कि थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि हमने देखा है कि जो हम कैंपेनिंग कवर कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज में हम जाते हैं या जो डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है उनमें हम देखते हैं नौजवानों का जो जज्बा था, जो जोश था, वो 2014 में बहुत कम था। लेकिन इस बार अगर हम देख रहे हैं जो जलसे जुलूस होते हैं उसमें 80% की जो तादाद हम देखते हैं वो नौजवानों की थी, यानी नौजवान आज इस बार पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और जो आज मैदान, जो कैंडिडेट्स मैदान में जो नए फेसेस आ रहे हैं वो भी आज नौजवान ही यहाँ पे जो है देखने को मिल रहे हैं। कहीं जो फ्रेश फेसेस हैं, जो पहले वोटर हैं, वो आज मैदान में है, उनने फॉर्म सबमिट किया है, वो भी हम यहाँ देख रहे हैं। हालांकि ये भी देखा कि कल हमने बांडीपोरा में नॉमिनेशन कवर करते हुए हैं, जमात इस्लामी के जो बांडीपोर के हेड थे वो आज उसे फार्म भरा। हालांकि उसको जो है जीपीएस ट्रैकर जो उनको लगाया गया था, जीपीएस ट्रैकर लगाते लगाते वो बांडीपोरा फॉर्म सबमिट करने आया। उसके बाद उसने भी कहा कि वक्त बदल गया है, आज जरूरत है वोट देने की, आज नई इंतखाबात में हिस्सा लेने की बहुत अहम जरूरत है। तो ये चेंजेस हमने देखने को बहुत कुछ बदला है। कैंपेनिंग हम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, कहीं जो हाइपर सेंसिटिव एरियाज होते थे, सेंसिटिव एरियाज होते थे, आज वो नहीं देखने को मिल रहा है। हर जगह पे उन एरियाज के अंदर भी कसीर तादाद में लोग जमा नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जरा जम्मू सूबे का भी रुख करते हैं, क्योंकि पहले फेसेस में 3 मुख्तलिफ अजला हैं, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन। चिनाब वैली का वो एरिया जहां पर सेंसिटिव एरियाज काफी ज्यादा माजी में रहे, मिलिटेंसी मुतासरा इलाके थे, उन एरियाज में वोटिंग टर्नआउट काफ़ी कम रहता था। इस बार उम्मीद काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। हमारे साथ अजय शान है, उनके पास चलेंगे। जम्मू से शिल्पा हमें ज्वाइन की हुई हैं। अजय, पहले आपके पास आएंगे। सिर्फ 4 दिनों का वक्त है, तमाम तैयारियां क्या तीनों अजला के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर मुकम्मल है? और माजी के मुकाबले इस बार क्या मुख्तलिफ नजर आ रहा है? पर्टिकुलरली कैंपेनिंग के दौरान नए फेसेस आ रहे हैं, रिवायती जमातें आमने सामने, सख्त मुकाबले की तवक्को है? जी आसिफ, देखिए बिल्कुल पहले फेज में यहाँ पर 8 सीटों पे मतदान होना है और 16 तारीख को यहाँ पर जो कैंपेनिंग है वो खत्म हो जाएगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से यहाँ पर जोर लगाया जा रहा है ताकि जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में जो है मतदान ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। उसके साथ साथ ही जो प्रशासन है, सरकार है, उनकी तरफ से भी ये कदम उठाए जा रहे हैं और इसको इंश्योर किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स की पार्टिसिपेशन इसमें मतदान में हो। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो पूरे इलाके को हम कह सकते हैं कि छावनी बदल दिया गया है, सिविलियन कम नज़र आते हैं और वर्दी वाले ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों में इतना कॉन्फिडेंस है कि देर रात 2:30 से 3 बजे तक भी जो कैंडिडेट्स हैं अपना प्रचार कर रहे हैं, चाहे दूर दराज के ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों। तो कहीं ना कहीं जोश, जैसे अनंतनाग से विदा बता रहे थे कि देर रात वहाँ कैंपेनिंग हो रही है, किश्तवाड़ में भी तस्वीर कुल मिला के वैसी ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को आ
रही है, ना ही कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर यहाँ हमें देखने को मिला है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला ने पाडर में एक रैली की थी, लेकिन जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है या इंदिरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बड़ा लीडर वहां देखने को मिला नहीं है। जबकि भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी डोडा में रैली कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ बड़े नेता भी यहाँ पर रैली कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर करंट भी कुछ काम किया जा रहा है, लेकिन ओपनली जो कैंपेनिंग है वो हम कह सकते हैं कि उसने भी रफ्तार पकड़ ली है। और आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा वो देखने वाली बात तो होगी, लेकिन जिस प्रकार से जमात का असर वैली में है उसका असर हमें अभी तक यहाँ नहीं देखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंडली कंटेस्ट और अंदर खाने जो इंडिया अलायंस में भी फूट है वो साफ यहाँ पर नजर आ रही है। जी इन सब के बीच जो रूरल बेल्ट है, क्या वो इस बार एक डिसाइसिव फैक्टर होगा, पर्टिकुलरली वो एरियाज जो नजरअंदाज होते रहे, किश्तवाड़, दक्षिण, मड़वा, दूर दराज इलाके, उन एरियाज में कैंपेन हम देख रहे हैं लोकल लेवल पर, चाहे वो नए कैंडिडेट्स हो या पुराने हो, क्या वो वाकई में तवज्जो दे रहे हैं इन एरियाज में? यानी उम्मीद है कि रिजल्ट्स बदल सकता है इन एरियाज से? आसिफ देखिए, डिलिमिटेशन के बाद ये पहला चुनाव है और डिलिमिटेशन में ये देखा गया है कि जो पावर सेंटर है कहीं ना कहीं रूरल एरिया में शिफ्ट हो गया है। तो इस वजह से रूरल एरिया में ज्यादा कैंडिडेट भी वहां से हमें देखने को मिले और वहां पर जो प्रचार है वो उस कदर भी चल रहा है क्योंकि जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको ज्यादा सपोर्ट वहां पर मिल रही है। जैसे हम अगर किश्तवाड़ की बात करेंगे तो टाउन में कम वोट है और पेरीफेरी में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ज्यादा वोट है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में ये जो जरूर देखने को मिल रहा है कि उनकी जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सरकार बनाने में वो आगे आने को देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाका इस समय डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। शिल्पा, जम्मू प्रोविंस के अंदर जम्मू पर भी सबकी नजरें, काफी पार्टियों में उथल पुथल हमने देखी, मैंडेट पॉलिटिक्स के बीच किसी को टिकट नहीं मिला, नाराजगी वाला फैक्टर, इन सब के बीच में प्रिपरेशंस तो अपनी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ कह रही हैं, अवाम के बीच में क्या देखने को मिल रहा है? क्या नब्ज उनकी बता रही है? बुनियादी मुद्दे, बेसिक एमिनिटीज की तरफ तवज्जो है कि उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वोट किया जाएगा, या फिर जो कुछ पार्टियां कह रही हैं उनसे उनके साथ कहा जा रहा है कि हकाइक पर मबनी आपने अपने मैनिफेस्टोज तैयार किए, चीजें हैं, 5 साल का प्लान क्या है, उन सारी चीजों पर बिलीव किया जा रहा है, पर्टिकुलरली जम्मू प्रोविंस के 4-5 अजला में, शहर के आसपास? जी बिल्कुल, देखिए इस समय लगातार पार्टी कैंडिडेट्स के द्वारा जो है वो प्रचार किया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आम जनता के बीच वो ज्यादा से ज्यादा उतरे और भारी से भारी मतदान जो है वो उन्हें मिल सके। देखिए कल की बात करें तो कल नामांकन का आखिरी दिन था, 130 नामांकन जो है वो भरे गए हैं अलग अलग क्षेत्र से। और इस समय आप देखिए अगर हम मुद्दों की बात करें जहाँ पे मैनिफेस्टो जो है वो बीजेपी के द्वारा भी रिलीज किया गया, एनसी के द्वारा, हालांकि कांग्रेस के द्वारा 5 बिंदु सामने रखेंगे, लेकिन आम जनता का ये साफ तौर पर कहना है कि उन्हें ही वोट डालेंगे जो आम जनता की आवाज सुनी जाएगी, जो आम जनता के लिए जो है वो खड़े उतरेंगे। क्योंकि इस बार देखिए आप कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो 50% नो डाउट कि बीजेपी के द्वारा यानी कि कार्य किए गए हैं, डेवलपमेंट्स हुई है, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रही है। तो उन कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट अगर कैंडिडेट की बात करें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े उतरे हैं, नाराजगी भी उनमें जो है वो नजर आई है। तो कहीं ना कहीं आम जनता ने अब ये मन बना लिया है कि उन कैंडिडेट को चुना जाएगा, उन एमएलए को चुना जाएगा ताकि वो एमएलए हमारे बीच उतरे और हमारे जो काम है उन्हें सुन सके। क्योंकि काफी ज्यादा आम जनता के बीच वो नाराजगी भी काफी समय पहले जो है वो देखने को मिली है। तो समय लगातार कैंडिडेट के द्वारा प्रचार किया जा रहा है और डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है, लोगों के साथ जो है वो बातचीत की जा रही है ताकि भारी से भारी जो है वो मतदान उन्हें मिल सके। शिल्पा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम एंटायरली चेंज देख रहे हैं इस बार, वो ये है कि बड़े जलसे नहीं हो रहे हैं, छोटी छोटी जनसभाएं हो रही है, नुक्कड़ों पर बैठकर लोगों से मिला जाता है, घर जाकर लोगों से ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है कि 1-to-1 हो। क्या हम ये माने कि एक स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा हाइक नहीं देनी है और अंडरग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा काम करना है तमाम कार्यकर्ताओं को, हर एक पार्टी इसी पर लगी हुई है? डोर टू डोर कैंपेन इस समय लगातार किया जा रहा है, आम जनता से रूबरू हो रहा है, जिस प्रकार से आपने कहा कि आम जनता से 1-to-1 किया जा रहा है ताकि आम जनता की जो नब्ज है उसे कैंडिडेट पकड़ सके, आम जनता को, उन लोगों को जो है वो प्रभावित कर सके अपनी बातों से, अपने प्रचार से, ताकि आम जनता उन्हें वोट कर सके। देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, एक बीजेपी कैंडिडेट है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने जो है वो फोन कॉल के जरिए से जब उनका नामांकन भरना था तो उन पर यानी कि ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे। तो उन्होंने कॉल के जरिए, उन्होंने कॉल का माध्यम लिया कि फोन किया जाए उन तमाम लोगों को, ताकि लोग वहां पर जो है वो एकत्रित हो सके। तो देखिए अलग अलग यहाँ पर जो है वो प्रचार की यहाँ पर जो है तरकीबें जो है वो अपनाई जा रही है, ताकि आम जनता उन्हें वोट कर सके और आम जनता जो है वो उन्हें भारी से भारी मतदान कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान जी और शिल्पा शर्मा, जम्मू से आप दोनों मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ रहे हैं और प्रोग्राम में अहम बातें बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर जब कैंपेन चल रही है तो अपने अपने हिसाब से कोई मेजर जलसा या रैली मरकज से जो स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं उनकी तो नजर आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ लोकल लेवल पर आप देखते हैं तो छोटे छोटे चंक्स में अलग अलग पार्ट्स के अंदर रैलियाँ जो देखने को मिलती थी वो इस बार थोड़ा सा हम मिस कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो वज़ीर दाखिला का एक बयान जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़ा और वज़ीर आज़म का दौरा, दीगर कई स्टार कैंपेनर्स भी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा।